सुप्रभात। भागवत विद्यापीठ के इस एक दिवसीय अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं प्रकाश सिंह और हमारे वरीय शिक्षक जो आज के आरपी भी हैं रविशंकर सिंह की तरफ से प्राचार्य सहित आप सभी शिक्षक बंधुओं का इस सभा कक्ष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वह विषय है इसका, जिसके तहत आज हम लोग एक दिवसीय प्रशिक्षण लेंगे, वो है जीवन कौशल। ये शिक्षालय है और हम सभी लोग यहाँ शिक्षक हैं। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, यानी हमारे सामने शिक्षार्थी होते हैं और हमारा काम होता है उन्हें शिक्षित करना। हम अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि हम शिक्षा के साथ साथ उन्हें और भी कुछ देते हैं या सिर्फ सिलेबस तक ही हमारा प्रयास सीमित रहता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ जानकारी प्राप्त करना, ज्ञानवर्धन करना, जीवन में सफल हो जाना, यानी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाना, एक अच्छी नौकरी ले लेना, यही है या इसके अलावे भी कुछ और है। बहुत बार परिस्थितियां हमारी सोच के विपरीत होती हैं, तो उन विपरीत परिस्थितियों से छात्रों को उबारने के लिए या स्वतः उबर जाने के लिए शिक्षण के क्रम में हम उन्हें और कुछ देते हैं या नहीं देते हैं। शिक्षा का ये उद्देश्य कतई नहीं हो सकता, हालांकि ये मेरा अपना विचार है कि हम सिर्फ जानकारी हासिल करें और एक जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल करें। जैसा कि अभी हमने कहा कि हमारे सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिसमें काम हमारी सोच के अनुरूप नहीं होता है। जैसे यदि हम सड़क पर चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे रास्ते सपाट मिले हमको, गड्ढे भी आ जाते हैं, अचानक कोई कूद करके बच्चा भी आगे आ जाता है, ब्रेकर भी आता है, भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो वैसी बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में भी हमारे सामने आती हैं जहां हमारी रफ्तार बाधित होती है। तो वहां हम अपने आप को कैसे नियंत्रित करते हैं, उन परिस्थितियों से अपने आप को कैसे निकालते हैं, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के साथ साथ हम विद्यार्थियों को अन्य चीजें भी सिखाएं या शिक्षण के माध्यम से उनमें कुछ अन्य कौशल, जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं, वो भी डालने का प्रयास करें। आप सभी ने हुमायूं और भिस्ती की कहानी सुनी होगी, जिसमें भिस्ती ने उसको डूबने से बचाया। एक सफल शासक के तौर पर हुमायूं के पास वो सब कुछ था जो एक राजा के पास होना चाहिए, लेकिन विपरीत परिस्थिति में उसके काम एक हम कह सकते हैं कि तुच्छ व्यक्ति है। तो ऐसे स्किल्स भी हमारे पास होने चाहिए। आपने वो नाविक और अंग्रेज वाली कहानी भी सुनी होगी। तुमको अंग्रेजी बोलना आता है? नाविक ने कहा नहीं, हमको नहीं आता है। तुमको अच्छी किताबें पढ़नी आती हैं ठीक ढंग से? नहीं, हमको नहीं आती है। तुम्हारा जीवन बेकार है। अचानक लहरों का रुख बदलता है और तब नाविक उससे पूछता है कि आपको तैरना आता है? नहीं, हमको तैरना नहीं आता है। ठीक है, मेरा तो कुछ ही जीवन बेकार है, आपका पूरा गया। तो एक अभिभावक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, शिक्षण के क्रम में हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, उन्हें क्या बना रहे हैं, इस पर भी हमको
गहनता से सोचते रहना चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि हम अपने बच्चे को या शिक्षार्थी को एक मशीन बना रहे हैं? हम उसको जितना कमांड देते हैं, जितना निर्देश देते हैं, जो कुछ उसमें फीड कर देते हैं वही करता है, या उसकी अपनी भी कुछ तार्किक या बौद्धिक क्षमता है? बहुत बार अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं उल्टी सीधी, जिसमें विद्यार्थी तनावग्रस्त होकर के कुछ उल्टे सीधे कदम उठा लिया करते हैं। यह जब इसकी अधिकता हो बढ़ गई, ऐसी खबरें बराबर आने लगी, तो इस पर WHO और यूनिसेफ ने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ये लाइफ स्किल का जो कंसेप्ट है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है कि शिक्षा तो हम बच्चों को देंगे, पढ़ाएंगे, जरूरी है, लेकिन शिक्षण के साथ साथ उनमें कुछ ऐसी बातें भी हम टाइम टू टाइम डालेंगे जिससे वो इस विषम परिस्थितियों से निकलने में सहायक होंगे। हमारे विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग घंटियां निर्धारित हैं, या अन्य विभिन्न तरीके की गतिविधियां जैसे CC एक्टिविटी, जयंती मनाना, पुण्यतिथि मनाना, खेल, ये सारी गतिविधियों के माध्यम से भी हम विद्यार्थियों में विभिन्न तरीके के कौशल डालते हैं। 3 इडियट पिक्चर सभी ने देखी है, निश्चित रूप से देखी हुई। उसमें जो फिल्म का नायक है आमिर खान, तो अंत में दिखाया जाता है उसमें कि उसने अपने शिक्षण का उपयोग या उसने अपनी जानकारी का उपयोग कहाँ किया है और कैसे किया है। जन समस्याओं को सुलझाने के लिए, आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे आविष्कार उससे दिखाए जा रहे हैं, जैसे भेड़ का बाल काटने वाला मशीन, स्कूटर पे आटा निकाल देने वाला मशीन, ठीक है, इस तरीके, या उसके बच्चों को पढ़ाता भी है जो टीचर, तो तालाब के किनारे ले जा करके और वो ड्रोन उड़ा करके बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल की शिक्षण व्यवस्था, गुरुकुल में पढ़ाई की जाती थी और सारे विषयों के एक ही शिक्षक हुआ करते थे, सब कुछ एक ही व्यक्ति पढ़ाता था, ठीक है। और वो गुरुकुल की कक्षाएं जो होती थी वो ऐसे चाहतीवाड़ी के अंदर नहीं पढ़ाई होती थी, उसमें बाहर आकाश के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा करके गुरुजी लोग शिक्षा दिया करते थे। तो उस शिक्षण पद्धति का फायदा या उस शिक्षण पद्धति का क्या प्रभाव था, हम देखते हैं कि अर्जुन और एकलव्य उसी शिक्षण पद्धति के शिष्य हैं, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं है कि कक्ष में ही हम विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देते हैं या उनके अंदर स्किल डालने में सफल होते हैं। इसीलिए विद्यालय में ऐसी बहुत सारी गतिविधियों का समायोजन किया गया, जब CCE पैटर्न था तब भी, और अब तो खैर NEP आ गया है, तो NEP के माध्यम से तो ऐसे क्लासेस का या ऐसी शिक्षण पद्धति को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम चाहे तो हर गतिविधि में और हर भाषा के साथ साथ हर भाषा में कुछ न कुछ जीवन कौशल और मानवीय गुण उनमें डाल सकते हैं, उनकी भावनात्मक क्षमता का, उनमें संवेगात्मक कौशल का विकास कर सकते हैं। जैसे किसी को ठोकर लगी, वो गिर गया, तो वहां हंस करके उसका मजाक उड़ाना या अफसोस जाहिर करके जाकर के उसको उठा देना, ये भी शिक्षण का ही एक क्रम है। और शिक्षण के माध्यम से ही हम ऐसी चीजों को भी सिखाते हैं कि हमारे अंदर मानव होने के नाते बहुत सारे गुण हैं, अवगुण भी हैं,
तो कुछ भाव हमारे अंदर जो है, जैसे करुणा का, दया का, हास्य का, ये सारे जो भाव हैं, तो इनको कब जाहिर करना है और कहाँ जाहिर करना है। यदि हमने अपनी दिनचर्या में शामिल किया है कि हमको 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट ही सुबह सुबह ईश्वर को ध्यान जरूर करना है, हम पूजा जरूर करेंगे। संयोगवश हम सुबह के समय में हॉस्पिटल में हैं, क्या हम वहां भी पूजा करने लगेंगे? वहां भी हम अपनी दिनचर्या के क्रम को, कि हमारी दिनचर्या में शामिल है, ठीक है, वहां तो ये नहीं करेंगे। हम मंदिर में गए हैं तो मंदिर में बैठ करके आलाप तो नहीं करेंगे। किसी का बच्चा यदि बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया है तो ऐसे कपार पे हाथ रख के तो नहीं कहेंगे कि अच्छा बहुत बढ़िया हुआ है। तो इन सारी भावनाओं का हम कहाँ किस तरीके से जाहिर करें, इसके लिए उपयुक्त समय क्या है, अनुकूल वातावरण क्या है, ये सारी चीजें भी शिक्षण के माध्यम से बच्चों में डालने का प्रयास करना चाहिए और किया जाता है। विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, तो भिन्न भिन्न विषयों के माध्यम से, जैसे भाषा, तो भाषा का योगदान तो सब जगह है, भाषा से अछूता कुछ नहीं है। और जो भी, चाहे हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएं, जो भी लें, उसमें लैंग्वेज लिटरेचर भाषा का योगदान है ही है। तो भाषा के माध्यम से हम बच्चों में वाचन, लेखन और संबंधपरक कौशल इत्यादि का विकास कर सकते हैं। विज्ञान उनकी रुचि को विकसित करता है, कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, खोजी प्रवृत्ति उनमें डालता है, तार्किकता का विकास होता है। ये सारे जीवन कौशल हैं जो विद्यार्थियों में अलग अलग भाषाओं के माध्यम से डाले जा सकते हैं। गणित है तो गणित के माध्यम से हम समस्या समाधान, उनका उद्यमी मस्तिष्क, परिस्थितियों के साथ वो अपना तालमेल कैसे बैठाते हैं, इन सारी चीज़ों पर उनका नियंत्रण होता है। सामाजिक अध्ययन है तो इससे उनमें आत्मनिर्भरता आती है, उनकी अपनी विचारधारा उनकी जो होती है वो स्वतंत्र होती है, उनमें गतिशीलता आती है, उनका खुद पर भरोसा बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास रहता है। तो विभिन्न विषयों के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम छात्रों में ऐसे कौशल डालते हैं, ऐसे स्किल डालते हैं जिससे वो अपने जीवन की आने वाली समस्याओं का सहजता से, बिना तनाव में आए, उससे उबर पाने में सक्षम होते हैं। अब जीवन कौशल के कुछ अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। WHO ने 10 जीवन कौशल निर्धारित किए हैं जिन पर शिक्षकों को विशेष रूप से छात्रों को तैयार करना होता है। तो अब हमारे अगले रिसोर्स पर्सन जो हैं, हमारे वरीय शिक्षक रविशंकर सर, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और जीवन कौशल के जो प्रकार हैं उस पर अपने विचार रखें। धन्यवाद प्रकाश सर जी। आज की इस एक दिवसीय प्रशिक्षण सभा में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने प्राचार्य महोदय एवं आप सभी मित्रगण को हृदय से शुभ प्रभात बोलता हूँ। और इससे पहले कि हम विषय वस्तु को आगे लिए जाए, इसकी राह में अग्रसर हूँ, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ। आज हम
जिस रूप में, जिस सोच से के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और कल के प्रशिक्षण के समापन के तुरंत बाद जिस तरह से हमें हमारे प्राचार्य महोदय ने हमारी योग्यता, हम सब की सोच को ध्यान में रखते हुए हमें काफी प्रोत्साहित किया कि हम अगले दिन फिर से तरोताजा होकर के एक पूर्ण दिवसीय प्रशिक्षण को प्राप्त करें। लेकिन मैं इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं था, परंतु हमारे अभी जिन हमारे अच्छे मित्र और रिसोर्स पर्सन प्रकाश जी को आपने संबोधन में सुना, ये पूर्ण रूप से मैं उनको आज के इस प्रशिक्षण के सभा का श्रेय देता हूँ और मैं हृदय से उनका स्वागत भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी कुछ विषय वस्तु प्रदत्त किए जिसके जरिए हम इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाएं। और अब हम इन्हीं शब्दों के साथ इस जीवन कौशल के विषय में विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं और हमारे प्रकाश जी ने भी बताया कि जीवन कौशल को अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं और उनमें से आत्मानुभूति, सहानुभूति, समस्या समाधान, निर्णय लेना, सृजनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण, अंतःवैयक्तिक संबंध, तनाव से निपटना, भावुकता पर नियंत्रण एवं आलोचनात्मक सोच। एक तरफ अगर सृजनात्मक सोच है तो दूसरी तरफ आलोचनात्मक सोच नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन पहिए के दो हिस्से की तरह है, जो कभी एक ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। और इस तरह से हमारी जिंदगी लगातार निरंतर अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होती रहती है। तो मैं फिर से इस बात पर वापस लौटूं कि हम यहाँ पर जीवन कौशल का उद्देश्य क्या है। सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो अपने जीवन में, हालांकि जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, बावजूद इसके आखिर वो क्या कारक हैं जो हमारे जीवन को सहजता और सरलता प्रदान करते हैं। इन्हीं तथ्यों को प्राप्त करना ही जीवन कौशल का एक सामान्य परिभाषा है, एक सामान्य अर्थ है, जहां तक मैंने इसे समझा। और चूंकि हमें अपने वर्ग कक्षा में इस विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो हमारा ये उद्देश्य होता है, हम सभी पीआरपी के साथ साथ हम सभी शिक्षकगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए और होना भी है कि हम सहज और सरल से सरल भाषा का सदुपयोग करके छात्रों को उस योग्य बनाए कि वे अपने जीवन चक्र को जीवन चक्र से भली भांति अवगत हो सके। अपने जीवन को सरल एवं सहज बनाना ही जीवन कौशल है। अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की योग्यता है। क्या जीवन में हर क्षण, हर पल, हर परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं? अगर अनुकूल होती हैं तो फिर प्रतिकूल शब्द का निर्माण क्यों? जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम जीवन के दो पहलुओं को लेकर चलते हैं, कभी किनारे, कभी मझधार, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी सूर्य, कभी असुर, कभी अच्छा, कभी बुरा। और ये उन्हीं सबों का परिणाम है कि अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो ये हमारा जीवन कौशल यानी कि वे गुण, वे योग्यताएं, वे क्षमताएं जिन्हें हम
किसी के दिशा निर्देशन में रह करके सीखते हैं, जानते हैं, उनका हम उपयोग करें और इस समस्या और परेशानियों के चक्रव्यूह से अपने आप को छुटकारा प्राप्त कराएं। ये भी जीवन कौशल का एक प्रमुख अंग है। अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सक्षम बनाए। हर दिन ऐसा नहीं है कि हम संपूर्ण रूप से संसाधन युक्त हैं तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक सामान्य आदमी से जो दैनिक जीविकोपार्जन के बल पर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ उन लोगों के पास है जो जिनके ऊपर व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। जरा हम उनसे मिल करके एक बार उनसे साक्षात्कार करके या उनके साक्षात्कार का अध्ययन कर यह जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करें कि उनका दैनिक जीवन कैसा है। हम तो आराम से एक सामान्य काम को करते हैं, पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद अपने घर का रुख करते हैं और कुछ समय काम करने के बाद से चैन से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन वे लोग जो 24/7 निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम अपने विकास की योजनाओं को पूर्ण अंजाम दें, कैसे समाज के साथ साथ राष्ट्र और राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विकास की योजनाओं को एक मुखर अंजाम दे और उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के क्षेत्र में प्रस्तुत करें। जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं ये भी स्पष्ट करूं कि जिस विषय पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि हम में से बैठे हुए हमारे कोई भी मित्रगण इससे पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं होते। इसलिए हम अपने साथी रिसोर्स पर्सन प्रकाश जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों ने एक ऐसे विषय का चयन किया जिसकी जानकारी, जिसका विषय पर प्रकाश डालने की क्षमता सभी ने अपने हृदय में आत्मसात किया है और अवसर मिलने पे वे बहुत कुछ इसके बारे में अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो मित्रों, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बड़े ही समान और सरल शब्दों में मैंने इसे जो जाना है, मैंने इसे कागज पे उतारा है और मैं चाहूँगा कि इन सहज और सरल शब्दों के जरिए अपनी बातों को आप तक पहुँचाऊँ। जैसे अगर हमें जीवन में कौशलता को प्राप्त करनी है, जीवन को एक ऐसे चुनौतियों से निजात प्राप्त करानी है, निजात दिलानी है जहाँ पर कई समस्याएं सामने हैं, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने है वो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम अपने तन और मन को स्वस्थ बनाए रखें। It says always, if body is healthy, mind is healthy, and if our mind is healthy, then there is no reason that we are not make ourselves able to do what things are necessary for bringing the solution of different types of difficulties and problems. दूसरी बात, पहली बात हमने बताया कि हम अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ जीवन निरोगी काया भी कहा जाता है। और यही बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन को अगर ज्ञान से, विद्या से, तरह तरह के जानकारियों से परिपूर्ण करना है तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थता प्रदान करनी है। दूसरी बात अगर कहा जाए तो कहा जाता है अलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के जीवन में आलस का क्या योगदान होता है
आलसी मनुष्य क्या कर सकता है, मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मैं इसके जरिए ये बताने का प्रयास करूंगा कि आलस्य होता है। चिलचिलाती धूप जो अभी हम लोगों ने 2-4 दिन पहले हम लोग उसका सामना कर रहे थे और हमने वहां देखा कि कैसे हम इस चिलचिलाती धूप का भी सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहे हैं। और यही तो मानव का प्रकृति है, यही तो मानव जीवन है। क्या हम बाधाओं से हार कर बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं। लेकिन मैं कहा था, आलस्य के बारे में मैं बातें कर रहा था कि हमें जीवन कौशल में एक प्रमुख कारक है कि आलस्य का क्या करना चाहिए। तो छोटी सी कहानी मैं आपके सामने उद्धृत करता हूँ। हुआ यूं कि इस चिलचिलाती गर्मी में एक मुसाफिर कहीं से कहीं की ओर अपने गंतव्य पथ पे प्रशस्त था। रास्ते में उसे लगा कि अब गर्मी जो है इतनी बढ़ गई है कि मैं थोड़ा देर विश्राम करना चाहूँगा। ध्यान रखिए, मेरा शीर्षक क्या है कि आलस्य होता क्या है, आलस्य का रिजल्ट क्या है। उसने सोचा कि मैं कहीं छाया देख करके थोड़ा देर विश्राम कर लूँ, तत्पश्चात थोड़ा मौसम जब अनुकूल हो जाएगा तो मैं अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करूँ। और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक वृक्ष मिला और वो वृक्ष फलों से परिपूर्ण था और उसके फल लगभग परिपक्व स्थिति में आ गए थे। अब फलों का परिपक्व होना ये तो समझाने की बात है नहीं। उसी वृक्ष के नीचे उस मुसाफिर ने अपना सामान रखा और वहां पर लेट गया। जब वो लेट गया तो लेटने के बाद तो अभी उसे नींद आनी शुरू हुई थी थकावट के कारण कि फल का एक वृक्ष उसके शरीर पर आ गया। अभी उसकी नींद पूरी हुई नहीं थी, निद्रा अवस्था में पूर्ण रूप से वो गया नहीं था। तो जब फल गिरा तो उसकी निद्रा भंग हुई और वो अपने सीने पर फल को गिरा हुआ देख करके कुछ अजीब तरह की कल्पना लोक में खो जाता है। वो सोचने लगता है, काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ये फल उठा करके हमारे मुंह में डाल देता तो मैं इसका स्वाद चख लेता। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ क्षण उसने व्यतीत कर दिए। तत्पश्चात कहीं से घूमता हुआ एक जानवर, कहना भी तो ठीक नहीं लगता है, कहीं से घूमता हुआ एक कुत्ता आया और उसके पास आकर सूंघते सूंघते उसके छाती पर से वो फल उठाकर खाकर चला गया। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है। हम सोच सकते हैं कि आलस्य का रिजल्ट क्या होता है, आलस्य करना कितना भारी होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को आलस्य मुक्त बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ आज हमें काम पर इतना समय जाना है, लेकिन चलो मौसम ऐसा है तो थोड़ा देर करते हैं, थोड़ा आराम से उठते हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं, चलो क्या हुआ, थोड़ा सा लेट ही ना होगा, थोड़ा सा बॉस बोलेंगे ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तो काम करना ही जाए। तो अगर हम इस तरह के आदत को अपनी प्रकृति बना लेते हैं तो भविष्य में क्या प्राप्त करेंगे, क्या नहीं प्राप्त करेंगे, ये हमारे समझाने की बताने की बात नहीं है। ये हम सबों के लिए स्वतः जानकारी लेने की बात है। तो मित्रों, तन मन को स्वस्थ बनाए रखने के बाद से जो दूसरी बात मैंने कही वो था आलस मुक्त जीवन। तीसरा, अच्छी बातें सीखना। आज के इस प्रशिक्षण दिवस पर मेरा ये प्रयास है कि मैं पूर्ण रूप से अगर संभव हो तो अपने भाषा का इस्तेमाल करूं, मातृभाषा का इस्तेमाल करूं, क्योंकि जो टाइटल है वो प्रमुख जीवन कौशल है और सफलता का श्रेय आप सबको जाता है अगर आप ध्यान से मुझे सुनते हैं, कोई कमियों की ओर उजागर कर मेरी कमियों को उजागर करते हैं। अच्छी बातें सीखना, क्यों कोई मनुष्य नहीं चाहेगा कि हम बुरी बातें सीखें। अच्छी बातें, बुरी बातें, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो जीवन के दो पहलू हैं वो इसी बात पर निर्भर करते हैं कि हम किस ओर जाते हैं। अगर शिव पुराण के कुछ अध्यायों को पढ़ा जाए तो वहाँ पर जैसा मैंने सुना, मैंने अभी तो पढ़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने सुना कि एक बार जब अंधकासुर
देवाधिदेव महादेव से लड़ने के लिए व्याकुल था, तो पार्वती माता ने ये बताने का प्रयास किया उनसे, संवाद के दौरान ये कहा कि देखिए एक तरफ एक पुत्र गणेश है और दूसरी तरफ एक पुत्र अंधकासुर है, जो अपने ही पिता से लड़ने के लिए व्याकुल हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमारे श्री गणेश जी हैं जो इस तरह के विचारों से अपने आप को अलग रख करके सभी प्राणियों में गुण को पूर्ण करने के लिए प्रयास करें, सभी को बुराइयों से निजात दिला करके अच्छाइयों के प्रति अच्छाइयों का साथ देने के लिए प्रयास करें। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्यों हम अच्छी चीजों को नहीं सीखें, क्यों हम why we are not prepare ourselves to abolish all the devils or evils which are already available in our society. If we are educated, if we are full of skills, then I think there is not any reason that we are not going to try up to our best level to bring solution, to bring fraternity and equality in our society, to abolish all these different types of inequalities from our society. मित्रों, अगला जो पॉइंट है वो है स्व कर्तव्य पालन। क्या, जैसा हमने शुरू में बताया कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे किसी न किसी जगह से अपने पालन से अपने कर्तव्यों से बंधे हो। स्व कर्तव्य जो काम हमारे द्वारा प्रतिदिन किया जाता है, क्या हम उन कर्तव्यों को ईमानदारी के साथ अक्षरशः are we able to fulfill our duties accordingly and heartily each and every day? It may be a question for all of us, but we have to think inside our heart that if this question is also going to apply me, he or she or not. That's also a question. तो अगर सब कोई अपने अपने कहा जाता है ना कि अगर हम सब अपने कर्तव्यों का भान रखें तो फिर विवाद का कोई कारण ही नहीं होगा। और कर्तव्यों का भान हमें तभी होगा, हम अपने कर्तव्यों का पालन तभी करेंगे जब हमें जीवन के प्रति अच्छाइयाँ, कौशलता, जो हमारा स्किल है वो हमारे साथ में रहे। और इसलिए आज के परिदृश्य में, आज जो हमारी दुनिया का परिदृश्य है, हम आगे चल करके आपको कुछ एक दो और घटनाओं से रूबरू कराऊंगा जो आज की दुनिया में हमारे वर्तमान समय में घटित हो रहे हैं। और वो क्यों घटित हो रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन कौशल का गुण है उसकी कमी है। There are the lackages of life, goodness, life skills, life ability. This is not, the life skill is not only utilized or capable for to make its implement in the life of general people, but those who are tired with their duties in the form of government servants. There is also this law properly there applied in a very proper way. तो हमें अपने स्व कर्तव्य का पालन करना है और इस कर्तव्य का पालन ही हमें एक आदर्श नागरिक के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करता है और तभी जाकर हम दूसरों के लिए भी एक सीख बनते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला पॉइंट है नित्य नूतन ज्ञान एवं मनोभाव से कार्य करना। प्रतिदिन दैनिक जीवन में हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि आज हमें कुछ सीखना है। कई दिन से हमारे मन में एक विचारधारा घर कर रही है, हम उससे काफी बाधित हैं। आज हम सोच रहे हैं कि उसे पूर्ण करें। एक सामान्य उदाहरण अपने इसी ट्रेनिंग से, जब यहाँ पर प्रशिक्षण की शुरुआत हुई थी और जब हम सभी लोग माननीय प्राचार्य महोदय के कक्ष में बैठे हुए थे और प्राचार्य महोदय हम कुछ शिक्षकों के साथ इस पर चर्चा कर रहे थे, तो उस समय ये बताया गया कि भाई हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो निरंतर चलता रहेगा और इसके लिए हमें क्या क्या करना है और ये हमारे सामने अब तक जो नहीं किए या जो नहीं हुआ उसकी शुरुआत करना। और उन्होंने हमने से कुछ को कहा आप लोग थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए
और यकीन जानिए, हम लोग जैसे ही इस सभा के समापन के प्राचार्य महोदय द्वारा घोषणा करने के बाद उस कक्ष से बाहर निकले, हमारे मन में ये विचारधारा घर करने लगी, घूमने लगी कि हाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज. इट वाज ओनली and only a very new innovative activity for all of us in this institution. And मेरे प्यारे मित्रगण, मैं कुछ ही समय बाद अपने कुछ एक मित्रों जैसे हमारे केशव जी हैं, एक दो मित्रों के साथ मैं बैठकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करने का प्रयास किया और उसके पश्चात में अपने प्राचार्य महोदय के सामने उपस्थित हुआ और कहा कि सर क्या इस तरह की चीजें हो सकती है. और हमारे प्राचार्य महोदय ने हमें काफी प्रोत्साहित किया कि यस, दिस शुड बी द टाइप ऑफ द ट्रेनिंग, है ना. सो मिस्टर सो एंड सो गो एंड कीप इट ऑन. और आज देखिए, कल हम लोगों को कहा जाता है और कहीं ना कहीं एक नूतन विचारधारा को मन में, हृदय में पालते हुए हम हृदयता के साथ तत्पर हो जाते हैं कि कैसे हम इस काम को पूरा करें. अगर हमें कहा गया है, हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे बड़े जो हमारे ऑफिसर हैं उनके द्वारा कहा गया है, तो हम उसे पूर्ण करें और उनके उम्मीदों पर खड़े उतरें. तो ये नित्य नूतन कार्य करने में आज हमें क्या सिखाना है स्टूडेंट को? कुछ नहीं. आज मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ा रहा हूँ, पर क्या कुछ ऐसी चीजें भी हमारे पास हैं जो आज मैं अगर अपने छात्रों के बीच हिस्सेदारी करूं तो उनमें हमारे क्लास के प्रति रोचकता बढ़े, रुचि बढ़े, और जब हमारी घंटी आवे तो हमारे घंटी को हमें प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए वे आतुर रहे, व्याकुल रहे. तो ये एक हमारी सोच होनी चाहिए कि हर दिन जीवन में कुछ ना कुछ हमें नया करने का सोचना चाहिए. ये अलग बात है कि अप टू विच लेवल वी आर गोइंग टू मेक आवरसेल्फ successful doesn't matter. The matter is that we have to try to our best level to achieve any innovative activities in our daily life. तो अभी जो हम लोग बातें कर रहे थे, नित्य नूतन ज्ञान एवं मनोभाव से कार्य करना. मनोभाव, क्या हम काम लापरवाही से कर रहे हैं या उसमें हमारा मन भी शामिल है? हम कहते हैं ना छात्रों से, अरे तुम मन से नहीं पढ़ रहे हो. अगर तुम मन से पढ़ोगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका तुम समाधान नहीं कर सकते. तो अब मन से करना, इसके अगर विपरीत जाए तो हम कहेंगे कि लापरवाही पूर्वक. तो अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें मनोभूति होती है कि नहीं, हमारी मन की अनुभूति होती है कि नहीं? क्या हमारा मन हमारे कार्य में हमारे शरीर के साथ सहयोग करता है या नहीं? ये हमारा नित्य नए नूतन कार्यों में मनोभाव को दर्शाता होता है. आगे बढ़ते हैं. जीवन कौशल विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करती है. हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते मित्रगण, हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि नाउ इट इज एनफ, व्हाट नॉलेज आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इज एनफ फॉर आवर होल लाइफ. अगर ऐसा है तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुढ़ापे में भी पढ़ाई करना शुरू किया और कई क्षेत्रों में उन्होंने डिग्रियां भी हासिल की. विनय सर, एम आई राइट? 100% राइट सर. थैंक यू, धन्यवाद सर. तो क्यों हम इस विचारधारा का त्याग करें कि भाई अब तो हम सीखते सीखते थक गए, अब हम क्या सीखेंगे, जो सीखना था हमने सीख लिया, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखेंगे. इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपके लिए ज्ञान की सीमाएं सीमित हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि ज्ञान अनंत है. If our wants are unlimited, then why we are going to shrink our knowledge?
why we are not going to interact our knowledge? The border of knowledge must be interact to the whole world, or not only world, to the whole universe. हम विश्व की बात करते हैं, ब्रह्मांड की भी बात करते हैं, और हमने देखा कि भले ही वो एक नकारात्मक सोच के साथ वो व्यक्ति था, लेकिन उससे व्यक्ति कहना भी अजीब लगता है जिसके जैसा विद्वान आकाश, पाताल और धरती तीनों लोक में कहीं नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आपने समझ लिया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक तरफ अगर राम की बात आएगी तो दूसरी तरफ रावण की भी बात आएगी। लेकिन मनुष्य की ज्ञान क्षमता, मनुष्य का ज्ञान, ये अक्सर हमें इस बात के लिए अग्रसर करता है कि हम अपने ज्ञान को क्या सकारात्मक रुख दे रहे हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ हेतु अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और बाकी दुनिया के लिए ज्ञान निरर्थक है। फिर तो हमारा ज्ञान हमारे लिए भी उपयोगी नहीं है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक सतत निरंतर चलने वाली आजीवन प्रक्रिया है, और इसे हमें till the last breath of our life we can learn whatever we want to learn. थोड़ी सी बात हम करेंगे जीवन कौशल की आवश्यकता है। जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षा, यानी जिससे बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर छात्र पूछता है कि सर आपने एक शब्द, एक टर्म इस्तेमाल किया जीवन कौशल, ये सर है क्या? तो हम अपने छात्रों से बड़े प्यार से, सहजता के साथ ये अपने छात्रों को बता सकते हैं कि प्यारे छात्रों, सिर्फ शिक्षा, जैसा शुरू में हमारे मित्र प्रकाश जी ने बताया कि सिर्फ शिक्षा प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। प्राप्त शिक्षा का हम उपयोग दूसरों को शिक्षित करने के क्षेत्र में किस रूप में करते हैं और कैसे उससे दूसरे भी लाभान्वित होते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इसकी आवश्यकता, जीवन कौशल की आवश्यकता। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, अपने विचारों के क्षेत्र में, अपने आइडियोलॉजी के क्षेत्र में, अपने वैल्यूज के क्षेत्र में प्रॉम्प्ट नहीं है, तो हम विद्यालय में आकर भी, हम छात्रों के बीच रहकर भी अनुपस्थित ही रहते हैं। क्योंकि जब हमारा तन और मन साक्षात करता है उस वर्ग कक्षा का, उन छात्रों का जो बड़े ही लगाई नजरों से हमारी ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि हमें शिक्षा के जरिए कुछ नवीन चीजें सीखने को मिलेगी, परंतु हम ऐसे जैसे तैसे कुछ समय इधर उधर घूमकर, कुछ समय क्लासरूम में रह करके कुछ इधर उधर की बातें करा करके समय को व्यतीत कर देते हैं, तो निश्चित ही ये लगता है कि ये हमारा जीवन कौशल का अति सामान्य रूप में उल्लंघन ही है। तो जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षा, यानी जिससे बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के ध्यान में रखा जाए, यह शिक्षा समस्याओं से जूझने और संघर्ष करने का हौसला दे। यही तो है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम गर जीवन कौशल समझे। क्यों हम जीवन कौशल की बात कर रहे हैं? ये जीवन कौशल ही मिला है मित्रों। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा भी ध्यान भंग हो रहा है आपके कारण। कृपया थोड़ा सा आप कष्ट करें। मित्रों, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से हम अपने जीवन की जंग लड़ रहे हैं, और जीवन के जंग को लड़ते हुए अगर हमें अपने आप को विजयी घोषित करना है, विजय श्री का पताका संपूर्ण समाज, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मानवता के हृदय पर फहराना है, तो उसके लिए हमें अपने कौशलता को संपूर्ण समाज में, संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण मानवता के बीच में प्रदर्शित करना पड़ेगा। मैं आपसे क्रम हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आप मेरे ध्यान को भटकने ना दे। आपके सहयोग का मैं करबद्ध प्रार्थी हूँ। कृपया कर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बेहतर होगा।
एक बात और इसमें मैं बताना चाहूंगा, इससे संस्कारित बच्चे, देखिए बच्चों को संस्कार पूर्ण बनाना, संस्कारित बच्चे वे बच्चे जो द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन हु आर फुल ऑफ लिटरेचर, who are full of culture, who are full of civilization, हर तरह से I mean to say all around maturity की बात हम कर रहे हैं। और अगर बच्चे को हमें एक परिपक्व, एक सभ्य नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना है, तो उस बच्चे के लिए परिवार, अभिभावक, शिक्षक, मित्र, सगे संबंधी, हम सबका ये परम कर्तव्य बनता है कि किस तरह से हम बच्चे को संस्कारपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें। और हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी क्लासरूम में अगर कोई छात्र अपने अलग व्यवहार को यानी कि नटखटापन को प्रदर्शित करता है, तो हम कहते हैं कि क्या तुम्हें यही संस्कार मिला है, क्या तुम्हारे घर के लोगों ने यही सिखाया है? और हम सीधे कहीं ना कहीं आ जाते हैं माता पिता पर कि क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया, जबकि ये मेरी सोच है। हो सकता है कि आप मेरी सोच से वाकिफ ना हो, अवगत ना हो, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी ये सोच होती है कि हमें ऐसा कभी नहीं लगता कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गलत राह पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चाहे वो माता पिता, वो गार्जियन, वो पेरेंट कितना भी अनपढ़ गंवार हो, लेकिन उसका सामाजिक ज्ञान, पर्यावरणीय ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान इस बात की ओर अग्रसर करता है कि नहीं, भले मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हमें अपने बच्चे को पढ़ाना। और मित्रगण, दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे पूरे दुनिया में, जहां अगर बाप वुड कटर था तो बेटा द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री बना। जी, मैं बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन। जरा सोचिए उनके फादर के बारे में, उनका पेशा क्या था। छोड़िए विदेश की बात, छोड़िए अपने देश की बात, छोड़िए द प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वी ऑल नो, वी ऑल आर फेमिलियर विद द स्टेटस of his earlyhood, childhood life. In spite of that, what is this? This is only the life skill which bring us in such a way where we try our best to guide ourselves with manners, education, culture, civilization, and it's our ambition to achieving such type of knowledge we can be able to teach, to learn, and also others. And in this way, we have to make our society very learned, very ideal, very educated, and also very much progressive. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे माता पिता, शिक्षक, मित्र, समाज सबका योगदान है, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं जीवन कौशल को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हमने आवश्यकता की बात करी कि जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है। अगर हम अपने जीवन कौशल के उद्देश्य, और ये उद्देश्य तो हर मनुष्य के पास होता है, हम सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी सभ्य समाज के जिम्मेदार व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। वी हैव ऑलरेडी टेक्ड a lot of objectives with us and we always try to achieve these all objectives. Doesn't matter up to which level we are going to make ourselves successful to achieve these all kinds of objectives. जीवन में हम अनेक उद्देश्यों को लेकर चलते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति है निरंतर प्रयासरत रहते हैं, लेकिन क्या अगर हम ये सोच कर चलते हैं कि कुछ समय बाद जिस काम में हम लगे हुए हैं हमें सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता हमारी कदम चूमेगी, परंतु फॉर ए टाइम बीइंग, माय डियर थिंग, फॉर ए टाइम बीइंग, इफ वी गॉट अनफॉर्चुनेट
to achieve that kind of target, then what will be our duties? Are we going to change our path? Are we going to change our motto? कदापि नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मैं इस पंक्ति को पूरा सुनने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि क्या हम अगर इस तरह के ब्रेवरी, अगर हीरोइज्म की बात करते हैं तो ब्रेवरी और हीरोइज्म क्या होता है? हमने बचपन से लेकर अब तक कई मूवीज में, कई कहानियों में पढ़ा है कि एक अकेला व्यक्ति संपूर्ण समाज की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। हालांकि उसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों से रूबरू समय काफी है, अभी 1 से 1.5 घंटा तो ये भी सब चीजें उसी से जुड़ी हैं। ऐसे में हम इस बात के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि क्या हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कितने हद तक सफलता अर्जित कर रहे हैं। अब चलिए हमारे जो बोर्ड पर जो कुछ भी विषय वस्तु दिख रहा है थोड़ा सा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि इन सब से संबंधित मैंने अनेक बातें आपको बता दी, लेकिन फिर भी अब हम लोग सीधे पीपीटी के टॉपिक पे आते हैं। और जो पहला है आत्मानुभूति। 2 शब्दों का मिश्रण, आत्मा एवं अनुभूति। आत्मा सेल्फ, स्वयं, खुद का, अनुभूति, एहसास, महसूस करना, जानना, समझना। क्या किस तरह से हमें आत्म अनुभूति करना है, किन विषयों को लेकर के आगे चलना है। यानी कि अगर कहा जाए तो आत्मा की अनुभूति ही आत्म अनुभूति है। जो कुछ भी शारीरिक रूप से, जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ बातें, जो कुछ भी शारीरिक रूप से स्पर्श, दृष्टि या गंध सुनने से एहसास होता है उसे आत्म अनुभूति, आई मीन उसे सेल्फ फीलिंग था। क्या फूल को देखकर हमें किस तरह की आत्म अनुभूति होती है? एक भूखे व्यक्ति को स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद मिलने पर किस तरह की आत्म अनुभूति होती है? रेगिस्तान में चलने वाले लोगों को अगर कहीं पे ओएसिस दिख जाता है तो उस मरुद्यान को देख करके उनमें किस तरह की अनुभूतियां होती हैं। ये आत्म अनुभूति का एक उदाहरण है। यह विचारों से पैदा होने वाली भावनाओं से उत्पन्न हो सकती है। संस्कृत में अनुभूति यानी अनुभव, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। और इफ वी आर गोइंग टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट मैटर्स, इट मीन्स वी हैव टू फील। हमें इस बात की अनुभूति होती है कि क्या ये अनुभव हमें किस ओर अग्रसर कर रहा है, क्या ये अनुभव हमारे जीवन को एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक दिशा और दशा प्रस्तुत कर रहा है। क्या हम इस अनुभव के जरिए जो हमारे आत्मा की अनुभूति है, क्या इसका एहसास हम किसी और को भी करा सकते हैं? क्या दूसरे भी हमारे आत्म अनुभूति से अवगत हो सकते हैं और क्या वो भी किसी और को आत्म अनुभूति करा सकते हैं? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आत्म अनुभूति को किस रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और कैसे उदाहरण के साथ उसे हम इस बात से वाकिफ रखें। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण। 1915 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हम सभी ने सुना होगा। 1915 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पत्रिका में एक लेख लिखा। उस पत्रिका का नाम था नागरिक प्राचार्य। उसमें उन्होंने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था भाव या मनोविकार। इसमें उन्होंने अनुभूति को एक अलग नाम दिया था
अनुभूति, यानी कि जिस तरह के भाव, जिस तरह के विकार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, क्या उन भावों को, क्या उन विकारों को हम सहजता के साथ ग्रहण करते हैं? क्या उन्हें हम अपने आत्मा में आत्मसात करते हैं? और क्या उस आत्मसात के तत्पश्चात उस आत्मसात विषय को किसी और के लिए सदुपयोगी बनाते हैं? तो उन्होंने इस अनुभूति को एक अलग नाम दिया जिसे उन्होंने सहजात कहा। सहजात, साथ में चलने वाला, साथ में जन्म लेने वाला, साथ में पलने वाला, ये सहजात की बात आती है। और अपने अपने विचारों के अनुरूप अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों से इसे प्रस्तुत किया है, परंतु उद्देश्य क्या है ये सब हम लोग देख रहे हैं। अब ये उनका ये भी एक और बात कहना था कि देखो भैया, ये जो आत्म अनुभूति होती है ये जन्मना, बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद वो रुदन प्रक्रिया को प्रस्तुत करना शुरू करता है, कुछ समय बाद वो टक प्रक्रिया का कहीं देखना शुरू करता है, कुछ समय बाद वो निद्रा की स्थिति में आ जाता है। तो क्या हम इस उदाहरण के जरिए ये नहीं बता सकते कि यह जो अनुभूति होती है ये जन्मना होती है? जैसे जैसे हम अपने परिवार, समाज, लोग और पर्यावरण एवं वातावरण के प्रति भिज्ञ होते जाते हैं, हमारी ये अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हमें ज्ञान का अनुभव होता है, ये अनुभूति भी हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को सीखने पर बाध्य भी करती है। तो अगर ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि ये जन्मना होती है, इट इज नेचुरल, इट इज फ्रॉम बर्थ, देन आई थिंक देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द मैटर ऑफ प्रोटेस्ट। एक और हमारी लेखिका है जिनका नाम है मधुरिता झा। लेखिका मधुरिता झा के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअल मैटर की ओर एक पल के लिए रुक करते हैं और देखते हैं, क्योंकि मधुरिता झा जी की जो कविताएं हैं उनके जरिए वो थोड़ा सा भाव भक्ति भंगिमा का ज़्यादा वो प्रदर्शन करती हैं। और यहाँ पर कृष्ण और सुदामा के बीच जो संवाद है उसका एक हल्का सा झलक, चंद शब्द, 2, 4, 5, 6 शब्दों के जरिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके पहले मधुरिता झा के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्षणिक सुख प्राप्त करना कतई नहीं, बिल्कुल। हम सुखों को 2 भागों में व्यक्त करते हैं, भौतिक सुख और अलौकिक सुख। हम सभी कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण में अच्छे जीवन दिलाने के लिए निरंतर भौतिक सुखों की खोज में भागम दौड़ करते रहते हैं, रात दिन प्रयासरत रहते हैं। क्या कभी हमने इससे इतर अलौकिक सुख के बारे में, अलौकिक सुखों के प्राप्ति से किस तरह का अनुभूति हमारे आत्मा को होती है, इस पर कभी हम सोचते हैं? हम ऐसे बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, बहुत मंदिरों में जाते हैं, बहुत बहुतों को भगवान के प्रति भावना होती है। कुछ लोग नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन आस्तिकों की संख्या नास्तिक से बहुत ज्यादा है। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ सुख प्राप्त करना नहीं है, हम अस्थाई शांति और आनंद की बात करते हैं। अस्थाई शांति एवं आनंद तभी संभव है जब हमें अनंत सुख की अनुभूति, और मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए। अब हमारे कृष्ण के, जिनके कृष्ण आराध्य हैं, सूरदास जी की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके कविताओं के माध्यम से हम ये जानने में पूर्ण रूप से सफल होते हैं कि एक व्यक्ति जिनका नाम ही सूरदास है, लेकिन उनके आत्म अनुभूति की बात कीजिए, उनके सुर सागर की बात कीजिए, सुर सरावनी की बात कीजिए,
उनके विचारों की बात की, छोड़ दीजिए, सारे ग्रंथों को छोड़ दीजिए, उनके जीवन के उद्देश्य की बात की, उन्होंने किस तरह का आत्मा की अनुभूति करी और जिस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। तो हम सब इस बात से अवगत होना चाहते हैं और अवगत भी होंगे कहीं ना कहीं कि जब आत्मा की अनुभूति होती है तो बड़े बड़े जो समस्याएं हैं वो हमें बिल्कुल सहज लगने लगती है। और एक तरफ बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा, समयानुसार कृष्ण का सुदामा से विछोह हो जाता है, अपने वो राजकाज के कामों में लग जाते हैं और सुदामा वैसी ही परिस्थितियों में रहते हैं, परंतु वे कृष्ण की मित्रता, उनके साथ बिताए हुए पल को हमेशा अनुभूति करते रहते हैं। कृष्ण उनकी आत्मा में आत्मसात किए रहते हैं, बैठे रहते हैं, गहरे पैर बनाए हुए हैं और पल पल क्षण क्षण उनका कहना है कि कोई ऐसा पल नहीं आया जब हमने कभी मित्र को भुला, अपने कृष्ण को अपने मन से भुलाया। अस्थायी शांति एवं आनंद तभी संभव है जब हमें अनंत की अनुभूति हो तथा इस तथ्य की अनुभूति हो कि अनंत ईश्वर ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। कि जैसा मैंने बताया कि भौतिक सुख क्षणभंगुर विनाशकारी है, नश्वर है, लेकिन अगर हम अपने विचारों से, अपने सोच से हम अगर समाज को, मानवता को कुछ अच्छी सीख देते हैं जो गीता का सार कहता है, तो उससे कहीं ना कहीं मनुष्य में एक प्रेम, एक सद्भाव का संदेश जाता है। और जब हम अपने हृदय में प्रेम को अनुभूति, प्रेम की अनुभूति प्राप्त करते हैं तो ये प्रेम मानवता के हित के लिए बहुत बड़ा एक तथ्य बनकर सामने आता है। आखिर में इस आत्मानुभूति के अंतर्गत मधुरता जी का कहना है, कृष्ण सुदामा प्रसंग के अनुसार कृष्ण का कथन कितना शाश्वत है, थोड़ा सा गौर करना है, चंद शब्द। भावों का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस